वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। पब्लिक का काम करने वाले डिपार्टमेंट्स की बात करें तो बिल्डिंग एंड रोड्स बनाते हैं वो पीएचडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और जो आपके पेपर में आप जो अभी बुक्स पढ़ रहे हैं पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी कोड जो पढ़ेंगे ये पब्लिक का काम करने वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो पब्लिक वर्क एसओ का पार्ट 1 में आपका पेपर 5 और ये विद बुक्स आपका पेपर होता है। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल्स और पीडब्ल्यूडी कोड, ये बुक आपकी इस पेपर में आती हैं। तो हम पीडब्ल्यूडी कोड को डिस्कस कर चुके हैं, इसका इंडेक्स। अब हम बात करेंगे अकाउंट कोड वॉल्यूम 3। तो जो डीएफआर है ये आपकी फाइनेंशियल हैंडबुक 3 है, तो बुक के ऊपर हो सकता है ये लिखा मिले, तो ये आपकी डीएफआर है। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में आर्टिकल्स हैं। डीएफआर जो फाइनेंशियल रूल्स का वर्ड यूज कर दिया, तो इसमें रूल्स हैं जो पैसे का लेन देन है। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 की बात करें तो जो अकाउंट की मेंटेनेंस की बात करेंगे वो सारे आर्टिकल वहां पर दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी में आपके पैरा होते हैं, तो जो आपका सीरियल नंबर होगा तो ठेकेदार से वर्क से रिलेटेड उनका जो संबंध है, जहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स की बात करें, एस्टिमेट का अप्रूवल है, एस्टिमेट प्रोजेक्ट है, या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्वायर करने के बाद फिर कमेंसमेंट ऑफ वर्क है, ये सब उसमें वहां पर दिए गए हैं। तो अब हम आज करेंगे आर्टिकल्स जो हैं अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में। तो अकाउंट कोड 3 जो है वॉल्यूम 3 है, इसमें क्या क्या मटेरियल है, यानी कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल हैंडबुक नंबर 2 पीएफआर है वो होती है रेगुलर स्टाफ के पैसे की लेन देन की, लेकिन जो हैंडबुक नंबर 3 है ये डिपार्टमेंट के पैसे की लेन देन की होती है। तो ये कंफ्यूजन ना रहे, फाइनेंशियल हैंडबुक नंबर आपकी होती है एसटीआर सब्सिडरी ट्रेजरी रूल्स, पीएफआर हैंडबुक नंबर 2 होती है, और हैंडबुक नंबर 3 आपकी डीएफआर होती है। अकाउंट कोड वॉल्यूम 1 आज हम 3 डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम 1 है वो आपकी लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड हैं, वो आपकी अकाउंट कोड वॉल्यूम 1 होती है। तो पेपर 5 जो आपका लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड जो विद बुक्स है, इसमें जो सिलेबस है चैप्टर 1, 2 एंड 3, और चैप्टर 3 में आपके कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। टोटल 6 सेक्शन में से पहले बात करें 1 to 6 में से सेक्शन 4 को भी छोड़ा गया है, यानी कि सेक्शन 1, 2, 3, 5 एंड 6 ये हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके चैप्टर 3 में आएंगे। एक चैप्टर 2 है और चैप्टर 1 है, तो इसका हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, कि चैप्टर 1, 2 और 3 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या मटेरियल वहां पर है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ डिफरेंस पूछा गया है या कोई और क्वेश्चन अगर कर लिया गया है, तो उस क्वेश्चन को हम देखकर कहाँ कैसे हम थ्योरी पोर्शन को ढूंढेंगे कि हम कहाँ से लिखें। तो जो भी डिफरेंसेस हैं उसके लिए आपको डेफिनेशन में विजिट करना है और डेफिनेशन को एक बार देख लेना है। यहाँ पर इंडेक्स में सिर्फ डेफिनेशन वर्ड है, तो जितनी भी डेफिनेशन है तकरीबन 40-42 के आसपास डेफिनेशन है, उनको एक बार देख लेना है। और इसी में से काफी 8-10 डेफिनेशन ऐसी हैं जो काफी बार रिपीट भी हुई हैं। उसके अलावा अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का आपका जो भी सिलेबस है उसमें चैप्टर सिर्फ 3 ही है, तो एक में तो आपकी डेफिनेशंस आ गई। चैप्टर 2 और 3 इनमें से जब कभी भी कोई भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई बात आती है तो वो आपके चैप्टर 2 में मिलेगी। चैप्टर 3 में जितने भी सेक्शन दिए गए हैं, कैश का है, कैश अकाउंट है, फिर स्टोर का अकाउंट है, इसी प्रकार मैन्युफैक्चर अकाउंट है, तो ये सब अकाउंट दिए गए हैं। तो कैश से रिलेटेड बात करेंगे तो सेक्शन 1 में जाएंगे। स्टोर का अकाउंट है, स्टोर अकाउंट का सेक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग वाले में जाएंगे। तो ऐसे हमें इंडेक्स देखना है कि वो किससे रिलेटेड है। जैसे हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दिया गया है,
तो जो भी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगी कि कहीं पर डिविजनल स्टोर जो डिवीजन में जो ट्रांसफर हो रहा है आपस में एक दूसरे के पास कोई भी रिसीट है उसकी या उसका खर्चा है, या कोई दूसरी डिपार्टमेंट से प्राप्ति है या उसके ऊपर खर्चा है, या कोई हमें रेवेन्यू रिसीट हुई मतलब हुई प्राप्ति हुई है, किसी वर्क पर एक्सपेंडिचर करें तो किस प्रकार का वर्क है, ओरिजिनल वर्क से है, सिविल वर्क पर खर्चा किया था, तो हमें इस प्रकार इंडेक्स देखना है। इंडेक्स देखते हमें पता चल जाएगा कि ये इससे रिलेटेड है। जैसे कि स्टोर पर एक्सपेंडिचर की बात आती है तो जब हम बात करेंगे तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर तो आपके इसके चैप्टर 2 में आ गया। चैप्टर 3 में बाकी जो सेक्शन दिए गए हैं, ग्रांट इन एड है, सस्पेंस ट्रांजैक्शन यानी परचेज से और स्टॉक से रिलेटेड जो भी सस्पेंस आ गया, और कोई वर्कशॉप की ट्रांजैक्शन है, कोई एक्सपेंडिचर की रिकवरी और डिपॉजिट, ये भी आपके रिकवरी होगी, और जो डिपॉजिट्स हैं ये आपके रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो ये तो आपका हो गया चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में डेफिनेशंस वाला, और चैप्टर 3 में जो सेक्शंस की हम बात कर रहे थे, कैश से रिलेटेड की कैश बुक को कैसे रखना है, बैलेंसिंग कैसे करना है, इसके एरर को रेक्टिफाई करना है, इंटरेस्ट का कोई अकाउंट है, टेम्परेरी एडवांस अकाउंट है, ये कैश से रिलेटेड है तो कैश अकाउंट में मिलेगा, और इंडेक्स को देखेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा कि जो सेक्शन 1 है वो कैश अकाउंट है। चैप्टर 2 है वो तो आपका रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में है। चैप्टर 3 में सेक्शन है, चैप्टर 4 को छोड़ दीजिए बस। फिर स्टोर अकाउंट है तो जब भी कोई भी स्टोर से कोई इनिशियल रिकॉर्ड या सब्सिडी अकाउंट या कोई भी जो गलती हो गई है स्टोर में, उसके कंशन अगर कोई रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके स्टोर अकाउंट में आएगी। उसी प्रकार कोई ट्रांसफर करना है मेटेरियल इधर से उधर जो दिया था वो ट्रांसफर एंट्री का ऑर्डर या उसके बुक में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपका चैप्टर 3 है जहां पर एक सेक्शन ट्रांसफर एंट्री का अलग से दिया गया है। वर्क्स अकाउंट है, ये आपको ध्यान रखना कि वर्क्स अकाउंट में आपका जो डिटेल्ड रिकॉर्ड है जहां पर मास्टर रोल, मेजरमेंट बुक और बिल्स एंड वाउचर्स हैं। तो एक तो हो गया कैश चार्जेस जो कि डिटेल रिकॉर्ड में है। डिटेल रिकॉर्ड में ही आपका मटेरियल आएगा, तो मटेरियल आप ठेकेदार को भी इशू करते हैं या अपना खुद का काम जहां पर लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है लेकिन मटेरियल हम खुद देते हैं वो भी प्रदान करते हैं, और उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगते हैं कोई सामान लेने के ले जाने के लिए वो आपका यहाँ पर मिलेगा। बुक एडजस्टमेंट है। फिर बात आती है कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड की, हम रिकॉर्ड को कंसोलिडेट करते हैं, जो सब डिवीजन से जो भी रिकॉर्ड आए उनको कंसोलिडेट कर दिया तो वहां पे वर्क अब्स्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्टर का लेजर से एंट्री पोस्टिंग होती है। या फिर एक बात और करें कि जो भी रजिस्टर ऑफ वर्क है तो रिकॉर्ड रजिस्टर जो रिकॉर्ड करना है तो उसमें रजिस्टर में भी रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर लेजर में रिकॉर्ड करेंगे, वहां पर पोस्टिंग भी होगी, बैलेंसिंग भी होगी। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसी के कंसर्न आपको इंडेक्स देखने से पता चल जाएगा, और फिर आप पर्टिकुलर उस आर्टिकल पर जाकर जो भी आपसे रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग में बात करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो ऑपरेशन है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उसके ऑपरेशन से रिलेटेड है कि सामान आया गया, या फिर लेबर की बात करें तो ऑपरेशन से है, सामान तैयार हो गया तो फिर आउट टर्न है, और फिर इन अकाउंट्स का पीरियोडिकली एक महीने साल में कम से कम क्लोज करना होता है तो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स के बारे में क्यों ऐसा बताया गया है वो आर्टिकल 162 में। सीधा आर्टिकल 162 पर पहुंची और वहां से जो भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है वहां से लिख देना है। तो अब इसको हम ब्रीफ में थोड़ा सा और देखते हैं, एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में टोटल आपके 3 चैप्टर जो बने, तो पहले चैप्टर में आपकी रहेंगी डेफिनेशंस, और जो दूसरा चैप्टर है ये आपका जो पब्लिक वर्क्स अकाउंट है इसमें जो क्लासिफाई करना होगा, और रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कि उसमें किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ है या डिवीजन के अंदर ही कोई रेवेन्यू रिसीट है या कोई वर्क का एक्सपेंडिचर है, इस टाइप की रहेंगी। और चैप्टर जो 3rd बच जाता है वो है आपका कि वर्क्स ऑफिसेज में जो पब्लिक वर्क्स ऑफिसेज हैं उनमें कौन कौन से अकाउंट्स रखे जाते हैं, तो उसमें फिर सेक्शन दिए गए हैं। तो सेक्शन 1 आपके पास कैश अकाउंट रखा जाता है, स्टोर का अकाउंट भी है, तो इस प्रकार और जितने भी अकाउंट है, ट्रांसफर एंट्री की बात करेंगे, वर्क्स अकाउंट है, या फिर बात करें कि मैन्युफैक्चर अकाउंट हैं, ये सारे अकाउंट जो पीडब्ल्यू ऑफिसेज में रखे जाते हैं वो चैप्टर 3 में सेक्शन अलग अलग बनाकर बताया गया है। तो चैप्टर 1 में आपकी डेफिनेशंस हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर जो है ये हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसी में देख लेते हैं कि चैप्टर 1 में हमारी डेफिनेशंस जो कि पब्लिक वर्क्स अकाउंट में क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक वर्क्स रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर किस चीज का होगा कि जो भी
उससे रिलेटेड कोई भी बात करेंगे तो क्लासीफाई करेंगे तो अदर गवर्नमेंट या अदर डिपार्टमेंट के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन होंगी उसके बारे में बताया है। डिवीजन एक से दूसरी डिवीजन के बीच में जो भी ट्रांसफर होंगे वो रेवेन्यू की कोई रिसीट होती है तो रिसीट की भी बात करेंगे और एक्सपेंडिचर की भी बात करेंगे तो रेवेन्यू रिसीट्स है। वर्ष के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है जिसमें आपका ओरिजिनल वर्क हो, रिपेयर की बात है, सिविल वर्क के ऊपर खर्चा हो, इरिगेशन, नेविगेशन, यहाँ पर ड्रेनेज वर्क वगैरह है, नॉन गवर्नमेंट वर्क हैं, फेनाइन रिलीफ वर्क्स हैं, रोड डेवलपमेंट वर्क्स हैं, इन सब के ऊपर वर्क्स का जो एक्सपेंडिचर होता है तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है उनको भी हम देखेंगे। तो कोई स्टोर पर एक्सपेंडिचर है, प्लांट्स एंड टूल्स एंड प्लांट्स पर कोई चार्जेस है, ग्रांट्स इन एड है, सस्पेंस अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पर जो भी खर्चा होता है या फिर रिसीट होती है तो वर्कशॉप से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, कोई एक्सपेंडिचर हुआ उसकी रिकवरी, डिपॉजिट्स, मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस, ये आपकी सारी चैप्टर 2 में आती हैं। और चैप्टर 3 आपका है अकाउंट्स टू बी केप्ट इन पब्लिक वर्क्स ऑफिसेज, जहां पर सेक्शन बांटे गए हैं कि कैश अकाउंट भी यहाँ पर रखा जाएगा, स्टोर का भी अकाउंट आपके पीडब्ल्यू ऑफिसेज में रहेगा, ट्रांसफर एंट्रीज रहेंगी। सेक्शन 4 रेवेन्यू रिसीट्स आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। उसके बाद वर्क्स अकाउंट्स और सेक्शन 6 बनता है मैन्युफैक्चर अकाउंट्स। तो अब इनका हम ये एक एक पॉइंट हैं और उनके जो सब पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे कि किस आर्टिकल में क्या कुछ बताया गया है। चैप्टर 1 में आपकी मेन ये डेफिनेशंस रहेंगी, इन्हीं डेफिनेशंस में से जो यहाँ की होंगी, इसके बाद डीएफआर वगैरह की आपकी डेफिनेशंस, और या कहीं चैप्टर के बीच से अगर कोई डिफरेंसेस वगैरह जो पूछे जाते हैं तो ये तकरीबन हम एवरेज लगाएं तो 15 से 20 नंबर तक का इन्हीं में से आ जाता है। तो अगर हम कहें कि 20 नंबर का आ गया तो टोटल आपका 50% तो प्रैक्टिकल हो चुके हैं, 50 मार्क्स का बचता है थ्योरी पोर्शन, जिसमें से 15 से 20 नंबर आपके डेफिनेशंस वगैरह से ही तकरीबन कवर हो जाते हैं। बाकी कहीं बीच से जो सिक्योर्ड एडवांस आपका पीडब्ल्यूडी कोड में हमने डिस्कस किया था वो ऐसे बीच से भी कोई डेफिनेशन डिफरेंसेस के लिए उठा ली जाती है। तो 50 में से अगर हम बात करें तो 30 या 35 नंबर की बाकी थ्योरी बचती है, जिसमें से आपका हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और वर्क से रिलेटेड जो पीडब्ल्यूडी कोड में डिस्कस किया था, जो वर्क्स का क्लासिफिकेशन किया था, तो वहां से आपके 30 से 35 नंबर में से 10 नंबर के आसपास अगर हम कहें तो वहां से कवर होना ही रहता है। बाकी आपकी हर एक बुक में 10 से 15 नंबर का रहेगा। डिफरेंसेस के अलावा अगर हम बात करें तो किसी में 10 आ जाएगा, किसी में 15 भी किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशंस हैं अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 की, इनको बस वही है कि जैसे आप खोल कर देखेंगे आपको अल्फाबेटिकली यहाँ पर ये दी गई हैं, तो इसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो कोई नहीं, अगर इन डेफिनेशंस में बात करें तो डिफरेंसेस में जो पहले पूछी गई है कैश की अगर बात करें तो आपके जो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस तो निकालते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं वो सब यहाँ पर बताई गई हैं। आपकी एसेट वगैरह में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेम डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद कैश के बाद हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर और जो बनती है डिपॉजिट वर्क के कंडीशन डिफरेंसेस के बारे में आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ 14 जो नंबर है आपकी फाइनल पेमेंट है, रनिंग अकाउंट बिल है, इम्प्रेस्ड है, इंटरमीडिएट यानी कि रनिंग अकाउंट जो बीच में पेमेंट होती हैं, इनमें से डिफरेंसेस वगैरह पूछ लिया जाता है कि फाइनल पेमेंट क्या होती है फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट में, और इनमें डिफरेंस क्या है, इम्प्रेस्ड है, टेम्परेरी एडवांस में डिफरेंस क्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इश्यू रेट में भी आपका जाता है, और उसके बाद जो भी आपके लमसम कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रकार हैं वो आपके पीडब्ल्यूडी कोड में भी कई प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरी डिटेल वहां पर दी गई है। इसके अलावा डेफिनेशंस पर आप फोकस करना है कि कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आप पहले अगर देख लें तो चीजें क्लियर रहेगी कि हाँ ये यहाँ पर अवेलेबल है। अदरवाइज आपके पास जो बुक अवेलेबल रहेगी अल्फाबेटिकली आपके लिए जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो इसमें रनिंग अकाउंट का आ गया है, सिक्योर्ड एडवांस यहाँ पर है, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन ज्यादा लिखना हो तो आपका जो पीडब्ल्यूडी कोड में है वहां पर सिक्योर्ड एडवांस के बारे में डिटेल में फिर आगे
लिखा गया है। तो एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस, इनमें भी डिफरेंसेस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। स्टोरेज रेट एंड स्टोरेज चार्जेस में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कह सकते हैं कि डिफरेंसेस के पर्पज से। और फिर या सुपरविजन चार्जेस है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने की संभावना। तो ये ऐसे पॉइंट हैं जहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है। फिर तकावी वर्क्स में और इनमें डिफरेंस में तकावी वर्क को भी यूज किया जाता है। इसमें से भी तकावी वर्क और दो को दूसरा वर्क लेकर डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है। तो ये जो डेफिनेशंस हैं आपके अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 की, इनमें से काफी हद तक जो डिफरेंसेस आता है, कहें कि 50% आपका यहीं से आएगा। बाकी फिर दूसरी और जो बुक दूसरी है उनमें से भी कोई वर्क या ऐसे कुछ उठा लिया गया है तो उनमें से आता है। अब वर्क्स एक्सपेंडिचर एंड वर्क्स आउटले, इसमें भी डेफिनेशन है। यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस बनते हैं वो एग्जाम्पल के रूप में कहें तो वो डिफरेंसेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशंस दी गई हैं, इन्हीं डेफिनेशंस में से आपका अगर अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 की बात करें तो 10 मार्क्स तो यहीं से हैं। बाकी प्लस में कहीं और से अगर पूछा जाता है तो कभी 10 की बजाय 8-9 भी आ सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट एक रफली आइडिया है कि टोटल 15 से 20 नंबर के जो डिफरेंसेस आएंगे। तो यहाँ आपके जो डेफिनेशन पोर्शन है इसमें से ही काफी डेफिनेशंस आपके डिफरेंसेस के लिए भी मिल जाती हैं, या फिर वैसे डिफाइन करने के लिए भी ये आ सकता है। तो हमने चैप्टर 1 जो कि डेफिनेशंस का है बात की थी, तो इन्हीं डेफिनेशंस में जो अभी बात की हैं ये खासकर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 का जो चैप्टर 2 है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक वर्क्स। तो इसमें रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो कभी कोई रिसीट है या एक्सपेंडिचर है, दोनों चीज आ गई। और इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो दूसरी गवर्नमेंट से, दूसरे डिपार्टमेंट से भी हो सकती हैं। किसी वर्क पर भी वो वर्क्स का एक्सपेंडिचर हो सकता है, या कहीं पर स्टोर्स के ऊपर भी ये एक्सपेंडिचर हो सकता है, या कहें कि टूल्स एंड प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी खर्चा हो सकता है। कुछ सस्पेंस ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि परचेज वगैरह की जो सस्पेंस में है वहां भी जो खर्चा हो गया है, या फिर कोई भी आप इसमें वर्कशॉप की बात कर सकते हैं, या जो खर्चा किया है उसकी रिकवरीज वगैरह है, वो सब आपके इस चैप्टर में दी गई हैं। तो इनको हम एक एक करके अब देखेंगे कि कौन से में क्या कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले आपका जनरल पोर्शन है। जनरल पोर्शन के बाद ट्रांजैक्शंस विद अदर गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स की रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, दूसरी गवर्नमेंट के साथ में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी। तो ये डेबिट किसी को करना है, किसी का क्रेडिट होना है, तो ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं अदर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है वो तो इसी पॉइंट में से आपका जो पैराग्राफ है इसी में से निकल कर आएगा। अब ये दूसरी गवर्नमेंट के साथ साथ में आपके डिवीजन के इंटरनल भी, यानी कि इंटर डिविजनल ट्रांसफर भी हो सकते हैं कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में भी सामान या मटेरियल या जो भी लेन देन हो रहा है उनके बीच में भी ये रिसीट एंड एक्सपेंडिचर की बात करें कि जो पब्लिक वर्क्स है उसे क्लासिफाई करेंगे तो दूसरी डिवीजन के साथ में भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो सरकार के साथ में दूसरी सरकार थी, दूसरी डिवीजन के साथ में हो गया, या फिर कोई रेवेन्यू रिसीट भी अगर होती है वो भी आपके इसी चैप्टर के तहत आएगी कि जब हम बात कर रहे हैं कि रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सब यहीं पर दिया गया है, तो रेवेन्यू रिसीट्स आ गई। फिर कोई वर्क्स के ऊपर अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो काम के ऊपर वर्क्स की बात करें तो जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसमें वो खर्चा ओरिजिनल वर्क पर है या रिपेयर पर है, या वो सिविल वर्क के ऊपर है, या इरिगेशन के ऊपर है, या फिर नॉन गवर्नमेंट वर्क्स हैं उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, या फिर रोड डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसके ऊपर हो रहा है। तो वो सब इसमें वर्क्स एक्सपेंडिचर में दिया है कि ओरिजिनल वर्क्स और रिपेयर्स के ऊपर वर्क एक्सपेंडिचर है, फिर या फिर सिविल वर्क के ऊपर है तो उसके बारे में अगर कुछ आता है तो आपको यहाँ से लिखना रहेगा। इसके बाद और जितने भी वर्क्स हैं, नॉन गवर्नमेंट वर्क्स हो या फिर हम बात करें कि जो स्टोर का है, इस प्रकार आपके जो भी खर्चे रहेंगे, तो स्टोर का तो एक्सपेंडिचर हम अलग से बात करेंगे। एक्सपेंडिचर और वर्क्स था वो हमारा जो फेमिनाइन रिलीफ वर्क्स है या रोड डेवलपमेंट वर्क्स हैं, इनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो दिया गया है। फिर हम बात करेंगे कि
जो खर्चा होता है वो स्टोर के ऊपर भी हो सकता है, टूल्स एंड प्लांट्स का भी जो वहां पर टूल्स एंड प्लांट्स आए हैं उसके जो चार्जेस हैं वो भी खर्चा हो सकता है। तो स्टोर की बात करें कि उसके ऊपर जो खर्चा है उसे कंसर्न आपका आर्टिकल 37 में ब्रीफली यहाँ पर बताया गया है कि किस फाइनल हेड के तहत वो फिर खर्चा डाला जाएगा। जब सामान आता है किस मेटेरियल पर किस वर्क पर यूज होना है तो उसका फाइनल हेड नहीं पता, तब तक वो सस्पेंस में रहता है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर ऑन स्टोर्स है कि जो भी सप्लाई आती है उसकी जो कॉस्ट है तो वो जैसे जो भी होगी तो वह सारा आपका एक्सपेंडिचर हो गया। तो एक्सपेंडिचर ऑन स्टोर्स के कंसर्न यहाँ है। तो टूल्स एंड प्लांट्स हो या फिर एस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस की बात करें तो वो जो खर्चा है वो यहाँ पर दिया गया है। फिर ग्रांट इन एड भी होती है, यानी कि अनुदान राशि अगर दी गई है या आई है तो ग्रांट इन एड वो भी आपकी इसी में शामिल रहेगी कि आपका जो चैप्टर है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। फिर बात करते हैं सस्पेंस ट्रांजैक्शंस, यानी कि यहाँ पर जो भी कोई परचेज वगैरह की जाती है जब वो सस्पेंस में है तो मेटेरियल्स आर रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर ऑन और फ्रॉम अनदर डिवीजन और डिपार्टमेंट, देयर वैल्यू शुड बी क्रेडिटेड टू परचेजेज। और परचेज की वो खर्चा डाल दिया और जब तक वो मेटेरियल यूज नहीं होगा, हमें नहीं पता कहाँ पर यूज होना है, तब तक वो सस्पेंस में रहेगा कि पता नहीं अब किस हेड के तहत डालेंगे, कहाँ पर वो होगा। वही फिर सस्पेंस में स्टॉक भी दिया गया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और आउटर्न है कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। मैन्युफैक्चर होने के बाद जब बात करें सामान रखा है तो तैयार होने के बाद वो आउटर्न वाला आ गया। मिसलेनियस पीडब्ल्यू एडवांसेस, यानी कि कोई एडवांसेस कर देते हैं कि जब कभी भी कि मिसलेनियस पीडब्ल्यू एडवांस कब शो करते हैं तो सेल ऑन क्रेडिट है, क्रेडिट उधार में सामान बेच दिया है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिपॉजिट वर्क्स इन एक्सेस ऑफ द डिपॉजिट रिसीव्ड, कि हमने किसी का काम कर रहे थे, उन्होंने पैसा डिपॉजिट जो डिपॉजिट वर्क है उसका आया हुआ था लेकिन उससे ज्यादा हमने काम कर दिया तो वो भी पीडब्ल्यू एडवांस में दिखाया जाएगा। लॉसेस, रिट्रेंचमेंट्स, एरर्स, तो आपके जो कैश बुक में पीडब्ल्यू एडवांस दिखाते हैं जब कभी कोई आपका इसमें इम्प्रेस्ड में से या टेम्परेरी एडवांस में से लोस्ट वाला वर्ड यूज करते हैं तो पीडब्ल्यू एडवांस में दिखाते हैं। ये सब चीजें आपकी बुक्स में लिखी गई है, प्रैक्टिकल भी यहीं से बनते हैं। तो मिसलेनियस पीडब्ल्यू एडवांसेस के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। लंदन स्टोर अभी आपके उसमें शामिल है नहीं क्योंकि अभी लंदन का तो बंद हो चुका है, काफी हद तक तो स्टोर अपने ही खुद के बंद हो चुके हैं, तो लंदन स्टोर का कोई भी रोल नहीं है। सस्पेंस में फिर वर्कशॉप सस्पेंस है, इनसे रिलेटेड अगर कुछ आता है तो वो आपका रहेगा। तो वर्कशॉप से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं तो यहाँ पर वर्कशॉप ट्रांजेक्शन ये कुछ पूछा जा सकता है लेकिन इतना नहीं कर सकते जितना आपका पहले जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग आउटटर्न के रिलेटेड कह सकते हैं, या फिर जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि वर्क्स एक्सपेंडिचर है, इंटर डिविजनल या जो ओरिजिनल वर्क और रिपेयर वर्क क्या होते हैं, इस प्रकार की चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो वर्कशॉप ट्रांजेक्शन्स अगर कोई खर्चा हुआ है तो उसकी रिकवरीज के बारे में भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। तो रिकवरीज ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ बताया गया है, उसी कंसर्न जितने भी आर्टिकल हैं यहाँ दिए गए हैं। डिपॉजिट की बात करें कि कैश डिपॉजिट ऑफ सबऑर्डिनेट एज सिक्योरिटी है, कैश डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एज सिक्योरिटी है। तो ये जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसके कंसर्न भी यहाँ आपके चैप्टर 2 में बताया गया है, जहां पर रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का जो आपका टॉपिक है। तो सम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन क्लोज्ड अकाउंट, की क्लोज कर दिया अकाउंट, उसका जो ड्यू है। मिसलेनियस और कोई डिपॉजिट है तो जो पैसा हमारे पास है उसके कंसर्न यहाँ बताया गया है। फिर मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस हैं कुछ एक कि जो एक्सपेंस अटेंडेंट अपॉन द नेसेसरी एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वर्क्स ऑर्डर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी ट्रीटेड एज आउटले ऑन वर्क। तो यहाँ पर जो भी चीजें दी गई हैं ये मिसलेनियस वाला आपको देख लेना है कि म्युनिसिपल और अदर रेट्स एंड टैक्सेस ऑन पब्लिक बिल्डिंग रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल व्हेन डेबिटेबल टू द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाइड आर्टिकल 40। तो इतना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट इसमें और है नहीं। तो मेनली अगर बात करें तो चैप्टर 2 में आपके लिए वही था कि जब कभी भी दूसरी गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि रिसीट एंड जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पब्लिक वर्क्स को क्लासीफाई करना है तो वो दूसरी सरकार के साथ भी काम हो सकता है, इंटर डिविजनल भी हो सकता है, एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में, और वहां से जो
ये तो इन दोनों के बीच में आपस का हो गया। फिर प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकती है। और फिर हम बात करते हैं कि वर्क्स एक्सपेंडिचर है, तो वर्क्स एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो सकता है, ओरिजिनल वर्क या रिपेयर वर्क पर हो सकता है, सिविल वर्क पर हो सकता है, इरिगेशन पर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट के अलावा भी काम हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट वर्क का भी हो गया है। तो इस प्रकार आपका वर्क्स जो एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंडिचर और वर्क्स का आप कह सकते हैं कि इसके बारे में बताया गया है। फिर स्टोर का है, टूल्स एंड प्लांसीज का है, ग्रांट्स इन एड का है। इन सब के बारे में जो भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है वो आपके इसी चैप्टर में ही मिलेंगी। जब किसी का पीडब्ल्यू एडवांस किसको कहाँ क्यों दिखाते हैं वो भी आपका यहीं पर इसी चैप्टर में मिल गया है कि फिर रिकवरीज है, किसी एक्सपेंडिचर हो गया है, या फिर लास्ट में हम बात करें डिपॉजिट्स जो हैं वो भी इसी चैप्टर में ही अवेलेबल है। तो जब कभी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर में, और यहाँ हमारा अकाउंट कोड वॉल्यूम है कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, के अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा और हमने जो डिस्कस किया आपको पर्टिकुलर उसी प्रकार उस चैप्टर में पहुंचकर इंडेक्स में देखना है कि इससे किससे रिलेटेड वो दिया गया है, तो हम पर्टिकुलर उस आर्टिकल पर पहुंचकर हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में हमारे जो 3 चैप्टर थे, तो चैप्टर 1 में डेफिनेशंस होगी, चैप्टर 2 में हमारे जो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर हैं यानी कि वो जो क्लासिफिकेशन है पीडब्ल्यू वर्क्स की वो देखी थी कि कहाँ कहाँ किसी वर्क्स पर खर्चे की बात करें या कहीं पर वर्कशॉप वगैरह की बात करें या फिर कहीं पर जो दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी डिवीजन के साथ में है, या फिर कहीं जो वर्कशॉप से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, कोई खर्चा हुआ उसकी रिकवरी की बात कर सकते हैं, या फिर कोई जो डिपॉजिट आई वो भी वहां पर मिलेगी आपको। स्टोर पर खर्चा हो सकता है, टूल्स एंड प्लांट्स जो हैं उसके ऊपर भी कोई चार्जेस जो खर्चे वगैरह होंगे वो सब हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किए हैं। तो अब चैप्टर 3 की बात करते हैं। तो चैप्टर 3 में आपके जो सेक्शंस दिए गए हैं वो सेक्शन हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन रहेंगे। तो पहला सेक्शन हमारा रहेगा कैश अकाउंट्स का, जो कैश से रिलेटेड होंगी उनको हम अभी एक एक करके देखेंगे। दूसरा स्टोर से रिलेटेड हो जाएगा। तीसरा हमारा है ट्रांसफर एंट्रीज। चौथा हमारे सिलेबस में है नहीं, 5वां वर्क्स अकाउंट्स, और छठा हो गया मैन्युफैक्चर अकाउंट्स। तो अब एक एक करके हम इन्हीं सेक्शंस को देखेंगे कि किस सेक्शन में क्या कुछ लिखा गया है। तो अगर कैश अकाउंट की बात करें तो कैश बुक से रिलेटेड जितनी भी अपकीपिंग ऑफ कैश बुक को कैसे रखना है, कैश बुक को बैलेंस कैसे करना है, कैश बुक में जो एरर्स अगर हो जाएं तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। फिर इम्प्रेस्ड और टेम्परेरी एडवांस की हमने जो बात की थी वो भी आपके कैश बुक में जो करते हैं वो आपके सारे इसी सेक्शन जो कैश अकाउंट है इसी में ही मिलेगा। और फिर ट्रेजरी से जो अकाउंट्स की सेटलमेंट होती है वो सारी आपके कैश अकाउंट में मिलेगी जो कैश से रिलेटेड है। तो कैश बुक की बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है कैश बुक, और कैश बुक को अपकीप यानी कि उसका रख रखाव कैसे करना है। कैश बुक को बैलेंस करने से रिलेटेड कुछ आता है तो आपका यहाँ पर मिलेगा, और कैश बुक में अगर कुछ एरर हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करना है। आपका सेक्शन 1 जो कैश अकाउंट है उसमें कैश बुक दी गई है। उसके बाद इम्प्रेस्ड अकाउंट है, इम्प्रेस्ड के साथ में आपका टेम्परेरी एडवांस भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स विद ट्रेजरी की जो भी पूरी डिवीजन का पूरे महीने का जो भी वहां से लेन देन हुआ है वो सारी डिटेल्स के साथ में फिर सेटलमेंट हो जाती है। तो हमारा जो सेक्शन 1 है कैश अकाउंट्स, इसमें कैश बुक की अपकीपिंग, बैलेंसिंग और कैश बुक की रेक्टिफिकेशन की बात की हमने, और फिर हम इम्प्रेस्ड अकाउंट, टेम्परेरी एडवांस अकाउंट और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स विद ट्रेजरीज बात की। तो चैप्टर 3 का सेक्शन 1 कैश अकाउंट्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट है स्टोर्स अकाउंट। तो स्टोर्स अकाउंट जो है इसमें मेनली आपको देखना है कि स्टॉक से रिलेटेड जो भी इनिशियल अकाउंट्स हैं, सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, और उन्हीं अकाउंट्स में अगर हम स्टॉक के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें और स्पेशल टूल्स एंड प्लांट, ये आपके स्टोर से रिलेटेड रहेंगे। तो जनरल, और हम बात करेंगे कि स्टॉक जो है उसका जर्नल और इनिशियल अकाउंट। इनिशियल अकाउंट हमने डीएफआर में बात की थी कि इनिशियल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। मास्टर रोल और मेजरमेंट बुक जो इनिशियल रिकॉर्ड के कंसर्न आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं ये आपके डीएफआर में मिलेंगे।
तो ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ रिसीट्स एंड इश्यूज इन क्वांटिटीज ओनली शुड बी रिकॉर्डेड बाय ईच ऑफिसर ऑथराइज्ड टू रिसीव एंड इश्यू स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन रजिस्टर्स ऑफ द स्टॉक रिसीट्स एंड इश्यूज। जैसे ही वो घटना घटेगी वो रिकॉर्ड करनी है, तो जो भी इनिशियल रिकॉर्ड है वो प्रॉपर यहाँ पर किया जाएगा। तो उसके कंसर्न स्टॉक का बात करेंगे, क्योंकि जो मास्टर रोल है वो लेबर से रिलेटेड है, वो आपका जो वर्क से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम स्टोर की अगर बात करें तो इनिशियल अकाउंट है, जैसे ही सामान रिसीव होता है या कहीं पर इशू किया गया है तो सेम टाइम जो भी रिसीट और इशू का जो रजिस्टर है वहां पर रिकॉर्ड दर्ज कर देना है। फिर दूसरे सब्सिडरी अकाउंट होते हैं। फिर इसी में जो स्टॉक में अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो रेक्टिफाई हमारा रहेगा कि जो भी रिसीट और इश्यूज के जो रजिस्टर हैं उनमें गलती मिलती है तो रजिस्टर पुटअप करने से पहले गलती मिलती है तो कैसे रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफिकेशन के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स यहाँ पर है। इन स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स के बारे में जो भी आपका आर्टिकल 105, ये आपका कह सकते हैं कि 105 और 106 दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर्स भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके अलावा ट्रांसफर एंट्री बुक की ट्रांसफर और एंट्री के ऑर्डर तो दे दिए कि ट्रांसफर करना है, कोई एंट्री इधर से सामान लिया, अब वो ट्रांसफर करने की जब बात आती है तो ट्रांसफर की एंट्री होगी तो उसका ऑर्डर, और ऑर्डर हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांसफर एंट्री बुक में। तो ये आपका जो सेक्शन 2 से हम सेक्शन 3 में पहुंच गए। हमारा जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और स्पेशल टूल्स एंड प्लान्स के बाद रह गया है, एक मिनट, ट्रांसफर एंट्री, स्पेशल टूल्स एंड प्लांट। ये हमारा जो 104 है यही हमारा सेक्शन 2 का है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, स्पेशल टूल एंड प्लांट के बाद में ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर्स हैं। ये हमारा सेक्शन है ट्रांसफर एंट्रीज, सेक्शन 3। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी कि सेक्शन 3 आपके ट्रांसफर एंट्री का है, तो इसमें ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर और ट्रांसफर एंट्री बुक, ये दो ही तो चीजें हैं। तो 106 ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर्स और यहाँ पर ट्रांसफर एंट्री बुक, ये आपके आती हैं सेक्शन 3 में। तो अभी तक हमने जो सेक्शन 1 की बात की कि कैश अकाउंट था, जहां पर कैश बुक का रख रखाव है, आपका एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस, जो भी बात की थी उसके कंडीशन, इम्प्रेस्ड और टेम्परेरी एडवांस की बात की थी। इम्प्रेस्ड था और टेम्परेरी एडवांस था, ये आपके सेक्शन 1 में थे। सेक्शन 2 स्टोर से रिलेटेड था। अब सेक्शन 3 जो है ये ट्रांसफर एंट्री से रिलेटेड है, तो ट्रांसफर एंट्री का ऑर्डर भी होगा और ट्रांसफर एंट्री का ऑर्डर जहां रिकॉर्ड करेंगे वो ट्रांसफर एंट्री बुक में भी रहेगा। तो सेक्शन 4 आपके में सिलेबस में है नहीं। फिर बात करेंगे सेक्शन 5 जो कि वर्क्स अकाउंट है, यानी कि जो डिटेल्ड रिकॉर्ड रखा जाएगा वो आपका इसमें रहेगा। तो रेवेन्यू रिसीट तो हमारा है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। वर्क्स अकाउंट जो सेक्शन 5 है, इसमें हम डिटेल्ड रिकॉर्ड्स जो रखते हैं। डिटेल्ड रिकॉर्ड्स में क्या है, कैश चार्जेस में जहां पर मास्टर रोल प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, डिटेल में मास्टर रोल में रहेगा, मेजरमेंट बुक में रहेगा। और यही आपके इनिशियल रिकॉर्ड्स हैं। जब डीएफआर में आप पढ़ते हैं तो वहां पर व्हाट आर द इनिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह है, वही आपका ये मास्टर रोल्स एंड मेजरमेंट बुक है। आपके अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में आपका डिटेल्ड रिकॉर्ड में है, वहां आपका डीएफआर में बात करेंगे तो आपका इनिशियल रिकॉर्ड्स है। तो वहां पर दिए गए हैं रूल कि कैसे फाइनेंस को के लिए जो रूल हैं और यहाँ उस अकाउंट को मेंटेन कैसे किया जाएगा, यानी कि मास्टर रोल की एंट्रीज हैं उसका जो अकाउंट है कैसे रखा जाएगा। तो मास्टर रोल और मेजरमेंट बुक तो डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल में भी है, वहां पर वहाँ रूल है। यहाँ आपके आर्टिकल जो दिए है अकाउंट को मेंटेन कैसे करना होगा। तो बिल या वाउचर जो लगेंगे उसको कैसे अकाउंट मेंटेन करना है, इस चीज का भी यहाँ मेंशन किया गया है। फिर है चार्जेज ऑन अकाउंट ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का कोई अकाउंट है उसमें जो चार्जेज या खर्चे वगैरह हैं, तो जब कभी भी ठेकेदार को इश्यू करते हैं उस वक्त कहाँ कैसे क्या चार्ज किया जाएगा, तो यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। फिर
इश्यूज डायरेक्ट टू वर्क, कि हम दो ही प्रकार के हम मटेरियल इशू करते हैं, कि या तो ठेकेदार को या फिर डायरेक्ट वर्क को। ठेकेदार को इशू तब करते हैं नॉर्मली कि जब हम कंप्लीट वर्क का ठेका देते हैं, यानी कि मटेरियल भी उसका है और लेबर भी उसकी। लेकिन जब हमने सिर्फ लेबर का ठेका दिया है और मटेरियल हमारा है, तब भी मटेरियल इशू करेंगे, क्योंकि हमारा काम चल रहा है तो हम उसको करवा रहे हैं। तो इन दोनों में हम किसको चार्ज करेंगे, वो खर्चा किसको डालेंगे, ये सब यहाँ पर बताई गई है। तो कैरीज एंड इंसिडेंटल चार्जेस, कि कोई कैरी चार्जेस जब सामान भेजना है तो क्या एग्रीमेंट में क्या कुछ लिखा गया था वहां उसकी साइट पर पहुंचाएंगे, या हमारे स्टोर से उठाएगा, या कोई और ऐसे दूसरे इंसिडेंटल चार्जेस भी अगर है, तो ये सारे आपके मटेरियल के कंसर्न आते हैं। तो मटेरियल में क्या क्या आ गया कि कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया है, वो इशूड डायरेक्ट टू वर्क आ गया, और कैरीज एंड इंसिडेंटल चार्जेस। तो ये सब आपके मटेरियल के कंसर्न बन जाता है। और मटेरियल की अगर बात करेंगे तो मटेरियल आपका आएगा आपका वर्क्स अकाउंट का जो सेक्शन है उसमें। इसके आगे देखते हैं हमारे पास बुक एडजस्टमेंट है, तो ऑफ सेक्शन 3 में वहां बताई गई है, क्योंकि ट्रांसफर एंट्री और ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर और ट्रांसफर एंट्री बुक के हमारा जो सेक्शन 3 है वहां पर डिटेल में बताया गया है। अब कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड्स की हम बात करें तो ये कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड यानी कि एक इकट्ठा अलग अलग जो सब डिवीजन से डिवीजन में बताया जाता है कि ये काम इतना कुछ हो चुका है, तो वहां से वर्क एब्स्ट्रैक्ट्स आते हैं, उनको फिर कंसोलिडेट किया जाता है। तो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड में ही मिलेगा आपको वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि सब हेड या जो प्रोग्रेस है वर्क की वो बताई जाएगी, या जो वर्क है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी लायबिलिटी है तो वहां पर वो सारा पूरा रिकॉर्ड ही आता है, और इन सब को फिर कंसोलिडेट किया जाता है। तो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड्स, तो क्वेश्चन में अगर वर्क एब्स्ट्रैक्ट से आए तो आपको ये देखना कि उसका अकाउंट से मेंटेनेंस के रिलेटेड अगर कुछ पूछा गया है तो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड, ये नहीं कि आपको कि वर्क एब्स्ट्रैक्ट का मेन हेडिंग मिलेगा, उसके नीचे मिल जाएगा आपको। अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड के नीचे वर्क एब्स्ट्रैक्ट का मिल जाएगा। तो यहाँ पर वर्क एब्स्ट्रैक्ट का हम बात करेंगे, तो फिर जो वर्क्स है, अब हम यहाँ रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड में तो वर्क एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया, इसके साथ में ही हम ठेकेदार को जो सामान देते हैं उसका भी लेजर तैयार करते हैं, उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं, या फिर कोई भी वर्क्स का हम एक रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर ऑफ वर्क्स वो भी रिकॉर्ड है। तो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड में पहला आपका आ गया वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें सब हेड वगैरह ये आपके उसी में रहेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन आता है तो इसी पैराग्राफ से लिखना पड़ता है, उसमें प्रोग्रेस का रिकॉर्ड भी दर्ज होता है, और कोई उस वर्क के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो वो भी उसी में रहेगी। प्रिपरेशन, कंप्लीशन एंड डिस्पोजल है कि काम का प्रिपेयर करने के कंप्लीट हो चुका है या डिस्पोज मतलब जो भी करना है सब उसका रिकॉर्ड कंसोलिडेट कर दिया जाता है। तो पहला कंसोलिडेटेड जो वर्क है उसमें हम बात करेंगे जो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड है, तो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड में सबसे पहला हमारा वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट था, दूसरा रजिस्टर ऑफ वर्क्स की बात करेंगे। तो फॉर्म एंड प्रिपरेशन, तो रजिस्टर जो भी मेंटेन किए जाएंगे वो आपके यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज मिलेगा कि कौन कौन सा रजिस्टर रखना है, किस रजिस्टर में क्या लिखना है, यानी कि अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फॉर्म, कौन कौन से रजिस्टर हम यहाँ पर लागू करेंगे, वो सब आपके अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया गया है। अगर अकाउंट्स को क्लोज करेंगे या कंप्लीशन ऑफ वर्क्स है तो कौन से फॉर्म कैसे क्या किया जाएगा, वो अकाउंट्स की मेंटेनेंस के बारे में बताया है। तो पहला हमारा वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड में पहला वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा रजिस्टर ऑफ वर्क हो गया, तीसरा अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर लेजर की। तो जब कॉन्ट्रैक्टर लेजर की आपकी बात आती है, अच्छा ऊपर एक ये करेक्शन ऑफ एरर्स आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद अगर एरर होती है तो उसके करेक्शन के कंसर्न बताया है। नॉर्मली हम बात करें कि जब भी रिकॉर्ड की बात आती है और कंसोलिडेट करेंगे यानी कि सबका एक साथ रिकॉर्ड कर दिया जाता है, सारा रिकॉर्ड तो अलग अलग सब डिवीजन से आया, तो उन रिकॉर्ड में सबसे पहला वर्क एब्स्ट्रैक्ट और वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट और एक कॉन्ट्रैक्टर का लेजर, ये दो तो आपको सीधे ध्यान आ जाएंगे। तीसरा जो काम हो रहा है हमें ध्यान रखना है कि रजिस्टर ऑफ वर्क्स जो है वो भी आपका
इसी में ही शामिल होगा, यानी कि कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड में ही होगा। तो ठेकेदार को सामान दिया, जो कुछ भी हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर लेजर के कंशन उसकी पोस्टिंग करेंगे, वहां कॉन्ट्रैक्टर लेजर से एंट्रीज उठाई जाएंगी, बैलेंसिंग एंड रिकंसिलिएशन उसकी रहेगी कि क्या कुछ सामान आया है, हमारे रिकॉर्ड में क्या था, और फिर वहां जो उस वर्क के कंशन क्या कुछ अपडेट किया गया है। ये तो हो गया हमारा सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 हमारा मेनली कहें तो ज्यादा कुछ और नहीं, वर्क्स अकाउंट की अगर बात करें तो वही अब्स्ट्रैक्ट वर्क्स अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। और मटेरियल के कंशन भी कहें तो जो भी मटेरियल के चार्जेस होते हैं उसके कंशन बताया है। फिर आता है हमारा कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड। कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड में आपका वर्क्स अब्स्ट्रैक्ट है, और वर्क अब्स्ट्रैक्ट के साथ में आपको कॉन्ट्रैक्टर का लेजर याद रखना है, और रजिस्टर ऑफ वर्क्स भी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 6, यानी कि मैन्युफैक्चर अकाउंट। तो इस मैन्युफैक्चर अकाउंट में बात करेंगे तो जो ऑपरेशन अकाउंट्स हैं, आउट टर्न हैं, और कंसोलिडेटेड अकाउंट और क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स तो जनरल दिया गया है। तो इसमें से इतना कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कभी आए तो ऑपरेशन अकाउंट्स एंड आउट टर्न से कभी डिफरेंसेस में पूछ लिया जाता है। तो शुड बी डेबिटेड डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स इश्यूड, कि जो ऑपरेशन हो रहा है, जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो उसके लिए तो रॉ मटेरियल्स जो इश्यू करना पड़ेगा स्टॉक से, या फिर हम ऑब्टेन करेंगे, वो सब ऑपरेशनल अकाउंट्स में इसमें आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड है, अदर इंसिडेंशियल चार्जेस कनेक्टेड विद द ऑपरेशंस हैं। तो जब कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल आया गया या जो कुछ भी है वो आपका ऑपरेशन अकाउंट में रहता है। इसके बाद आउट टर्न अकाउंट होते हैं, तो वहां तो तैयार हो गया माल, अब बनकर तैयार है तो शुड बी क्रेडिटेड द वैल्यूज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, जो तैयार हो चुके हैं आर्टिकल ये उसके लिए है, एंड सरप्लस मटेरियल सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। तो आउटर्न के कंशन वहां लिखा है। और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, कंसोलिडेट करना है उन अकाउंट्स को कि मंथली जो भी ट्रांजैक्शंस हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से रिलेटेड हो तो वो डिविजनल ऑफिस में अलग से रजिस्टर, जो मैन्युफैक्चर का रजिस्टर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाली हम मैन्युफैक्चर में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो नॉर्मली हम फिर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हो चुके हैं उनके अकाउंट हैं वो ओपन नहीं रहने चाहिए, नॉट रिमेन ओपन इनडेफिनेटली। एक समय आएगा उनको क्लोज करना है। तो ऑपरेशंस आर सीजनल, कि जब रिक्वायरमेंट होती है, जब चालू होगा उस वक्त तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इन केस विच ऑपरेशंस आर कंटिन्यूअस द अकाउंट्स शुड बी क्लोज पीरियोडिकली और एट लीस्ट वंस ए ईयर। अब हमने बात की कि अगर सीजनल आया तो बंद हो ही जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यू काम चल रहा तो भी वहां पर एक समय अवधि पर हमें उनको बंद करना होगा। तो मैन्युफैक्चर अकाउंट में आपका ऑपरेशन आउटर्न हो गया, कंसोलिडेटेड और क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, बस यही मैन्युफैक्चर अकाउंट्स में दिया गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें, एक सेक्शन 7 है, तो सेक्शन 7 अकाउंट्स ऑफ डिपॉजिट एंड सस्पेंस अकाउंट्स। तो जो आपका सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में आपका सेक्शन 6 तक ही है, तो सेक्शन 7 हमें देखने की अब जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 6 तक बात करें तो ये हमारे चैप्टर 3 में 6 सेक्शन हैं। 6 में से आपका बीच में से 4 तो आपके सिलेबस में है नहीं। तो ये जो सेक्शन 6 हैं चैप्टर 3 में, इनको हम एक बार फिर याद कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें इन सेक्शंस में मिलेगी। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से हम याद रख सकते हैं कि कैश बुक का जिक्र होगा। कैश बुक का आया तो कैश बुक को अपकीपिंग यानी कि उसका रख रखाव कैसे करना है, बैलेंसिंग कैसे करना है, अगर उसमें गलतियां हो जाए तो रेक्टिफाई कैसे करना है। इम्प्रेस्ड अकाउंट की बात करें या फिर जो एडवांस टेम्परेरी एडवांस था उसकी बात करें तो ये सारे आपके कैश अकाउंट का जो सेक्शन है उसी में आएगा। और ट्रेजरी से जो भी लेन देन हुआ है डिवीजन का, उसकी सेटलमेंट है, वो सब आपके कैश अकाउंट में आएगी। कैश अकाउंट के बाद आपका स्टोर का है। स्टोर का है मतलब स्टोर से रिलेटेड है, तो स्टॉक जो है उसका इनिशियल रिकॉर्ड के जैसे ही सामान वगैरह रिसीव करेंगे वो रिकॉर्ड दर्ज करना है। कोई सब्सिडरी अकाउंट्स हैं या फिर गलतियां हो जाएं वहां उस रिकॉर्ड में तो उनकी रेक्टिफिकेशन की बात करें। और स्पेशल टूल्स एंड प्लांट्स हैं, ये सब आपके स्टोर वाले में आता है। तो जो आपका सेक्शन 2 है स्टोर्स अकाउंट, ये सब उसमें रहेगा। फिर तीसरा एक सेक्शन है कैश एंड कार्ड अकाउंट। तो जो आपका सेक्शन 3 है स्टोर अकाउंट, ये सब उसमें रहेगा। 4 एक सेक्शन है ट्रेजरी अकाउंट। तो जो आपका सेक्शन 4 है ट्रेजरी अकाउंट, ये सब उसमें रहेगा। 5 एक सेक्शन है
कि जो भी इधर उधर स्टोर से लेन देन हुआ है स्टॉक से, तो लेन देन की हम ट्रांसफर एंट्री बनाते हैं, तो ट्रांसफर एंट्री के लिए ऑर्डर जारी होंगे और उसका रिकॉर्ड जहां कहीं करना है वो एक बुक होगी, तो ट्रांसफर एंट्री बुक। ये दो चीजें आपकी सेक्शन 3 जो कि ट्रांसफर एंट्री है। तो सेक्शन 4 की हम बात करेंगे तो आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। उसके बाद सेक्शन 5 आता है और 5 में हम यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं कि 5 में जो चीजें दी गई हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो वर्क्स अकाउंट की वर्क से रिलेटेड आ गया। तो सबसे पहले डिटेल्ड रिकॉर्ड रहेंगे हमारे कि मास्टर रोल है, मेजरमेंट बुक है, बिल्स एंड वाउचर हैं। तो इनके लिए जो कैश की पेमेंट होती है वहां पर आप कह सकते हैं कि डिटेल्ड रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका कैश चार्जेस। चलिए इसको लिख लेते हैं कि जो आपका वर्क्स अकाउंट है इसमें डिटेल्ड रिकॉर्ड रहेगा जिसमें कैश से रिलेटेड चार्जेस वगैरह होंगे, या फिर कोई मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चार्ज है। एक हो गया कैश से रिलेटेड, फिर बात करेंगे मटेरियल से रिलेटेड। तो मटेरियल ठेकेदार को इशू करेंगे तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डायरेक्ट टू वर्क इशू किया गया है या कॉन्ट्रैक्टर को इशू किया गया है। जब मटेरियल इशू कर रहे हैं तो कैरीज या इंसिडेंटल चार्जेज अगर कुछ और लगते हैं तो वो आएंगे। फिर बुक एडजस्टमेंट होगी क्योंकि डिटेल में बताना है कि मटेरियल कहाँ कैसे किस प्रकार गया है, तो बुक ट्रांसफर आ जाएगा, बुक एडजस्टमेंट जो करनी होती हैं। इसके बाद है कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड। कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड हम बात करेंगे तो कंसोलिडेट करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि सब डिवीजन से जो वर्क अब्स्ट्रैक्ट वगैरह आते हैं उनको हम कंसोलिडेट करते हैं। तो वर्क्स अब्स्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्टर का लेजर हो गया है। तो ये आपके वर्क्स अब्स्ट्रैक्ट में रहेंगे। साथ में याद रख लेना है कि कोई भी अगर वर्क के अगेंस्ट लायबिलिटीज है या प्रोग्रेस ऑफ रिकॉर्ड, प्रोग्रेस की रिकॉर्ड बतानी हो, यानी कि हम ये रिकॉर्ड तो कर रहे हैं सब कुछ, तो कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड में कोई भी वर्क अब्स्ट्रैक्ट हो गया है वहां पर जो काम हुआ है, प्रोग्रेस हुई थी, उसका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा वो, और उस वर्क की जो लायबिलिटीज वगैरह हैं वो रहेंगे। उसके अलावा रजिस्टर ऑफ वर्क की वो भी हमारा इसी में शामिल रहेगा, कंसोलिडेट करेंगे क्योंकि हमारे पास मेनली बात करें तो वर्क्स अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर लेजर और रजिस्टर ऑफ वर्क्स यही हमारे कंसोलिडेट में आएंगे और इन्हीं में ही फिर छोटी छोटी और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमें ध्यान देनी होंगी। तो कॉन्ट्रैक्टर लेजर में उसकी बात करें तो उसके बैलेंसिंग करना है, उसकी पोस्टिंग करनी है, ये सब आपके सेक्शन 5 में मिलेगा। अब सेक्शन 6 बचाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो मैन्युफैक्चर होगा, और मैन्युफैक्चरिंग का अगर ऑपरेशन जो हो रहा है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो चल रही है तो उससे रिलेटेड लेबर वगैरह का, इनका सबका जो भी रिकॉर्ड दर्ज करना है, कोई मटेरियल गया है या मटेरियल आया है, सामान तैयार होने के बाद अगर बात करें तो फिर वो आउट टर्न अकाउंट हो गया। फिर इनका सबका कंसोलिडेटेड अकाउंट भी रखा जाएगा और फिर अन अकाउंट्स को क्लोज भी किया जाएगा कि ऑपरेशंस तो हो सकता है कंटिन्यू चलता रहे, मैन्युफैक्चरिंग चलती रहे, तो अकाउंट्स को भी पीरियोडिकली क्लोज करना होता है। तो ये सेक्शंस थे और हम चैप्टर 2 में क्या क्या है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो सारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, यानी कि उनका जो क्लासिफिकेशन है वो चैप्टर 2 में दिया गया है। तो अगर रफली बात करें तो दूसरी गवर्नमेंट से, दूसरे डिवीजन से रिलेटेड हो, या फिर कोई रेवेन्यू की रिसीट हुई है, किसी वर्क पर एक्सपेंडिचर हुआ है, कोई स्टोर पर एक्सपेंडिचर हुआ, तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है तो वही बात करेंगे कि स्टोर पर खर्चा हुआ है, या फिर कहीं टूल्स एंड प्लांट्स पर खर्चा हुआ है, किसी वर्क्स एंड रिपेयर के ऊपर अगर कोई खर्चा हुआ है, कोई ग्रांट्स इन एड दी गई है, खर्चा या आई है तो रिसीट है, कोई परचेजेस वगैरह जो सस्पेंस में है उसके ऊपर खर्चा हुआ है, कोई वर्कशॉप है या कोई खर्चा किया है तो एक्सपेंडिचर जो किया था अब उसकी रिकवरी हो रही है, और फिर जो डिपॉजिट्स है और मिसलेनियस ट्रांजैक्शन जो कुछ और उसमें लिखी होंगी, ये आपके चैप्टर 2 बनते हैं। तो अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में आपके सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं, जहां पर चैप्टर 3 में आपके सेक्शन दिए गए हैं अलग से, 6 सेक्शन में से चौथा नहीं है तो टोटल 5 सेक्शन आपके बचे रह गए। चैप्टर 2 में रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दिया है, चैप्टर 1 में आपकी डेफिनेशंस दी गई है। समय दर समय पर हम एसएएस से रिलेटेड जो भी रूल्स, इंस्ट्रक्शंस या नोटिफिकेशंस आते हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। एसएएस एग्जाम के कंसर्न
वीडियोस, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है, इन सब की वीडियोस भी यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं, तो जिसमें कैंडिडेट को कुछ फायदा हो सकता है कि किस प्रकार का प्रैक्टिकल या थ्योरी आपसे पूछी जाती है। इन सब की वीडियोस भी वहां पर अवेलेबल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।